तो साथियों, हार्दिक स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं ऊष्मा व ताप में अंतर, ऊष्मा का संचरण की कितनी विधियों द्वारा ऊष्मा का संचरण होता है, विधियों में क्या क्या अंतर होता है, उसके बारे में हम आज की क्लास में चर्चा करेंगे। और आपकी विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है और जल की जो व बर्फ़ की जो विशिष्ट ऊष्मा होती है उसकी बारे में हम आज की क्लास में ज़रूर जानेंगे। तो जो साथी हमारी चैनल पे नए हैं वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर दें व बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें, जिससे कि आपको भर्ती से संबंधित पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। साथियों, अगर क्लास आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करो व क्लास को शेयर करना ना भूलना। तो आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे जो आपकी ऊष्मा का संचरण है वह ऊष्मा क्या होती है उसके बारे में हम आज की क्लास में चर्चा करने वाले हैं। तो साथियों, आपको मैं एक बात बता दूं, अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करते हो तो आपको प्रिपेयर तरीके से रेगुलर कोई भी क्लास लो, आपको प्रिपेयर तरीके से रेगुलर लेना आवश्यक होता है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब के लिए रेगुलरिटी की बहुत ज़रूरी आवश्यकता होती है। अपने सपनों को जब आपको साकार करना है तो आपको उसके लिए रेगुलरिटी देनी पड़ेगी। सपने साकार करने तो रेगुलरिटी देनी पड़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर मेहनत करोगे रेगुलर तरीके से तो आपके सपनों को आप सजा पाओगे। तो आपको मैं एक बात बता दूं कि सपने वो हकीकत नहीं होते जो रात को नींद में आते हैं। सपने तो वो हकीकत होते हैं जो रात को नींद लेने नहीं देते। सपने वो हकीकत नहीं होते कभी भी जो रात को नींद में आते हैं। जो रात को नींद में आते हैं ना, उनको तो जंजाल कहते हैं। हाँ, एक तरह का वो तो जंजाल होता है। सपने तो वो हकीकत होते हैं जो नींद लेने ही नहीं देते हैं। जैसे गवर्नमेंट जॉब का हमारे लिए सपना है, तो सपना ऐसा होना चाहिए कि हमको नींद लेने ही न दे। तो देखिए, हम आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं ऊष्मा। तो ऊष्मा के बारे में हम बात करेंगे। ऊष्मा को क्या कहते हैं? हीट। इंग्लिश में क्या कहते हैं? हीट। यह एक प्रकार की क्या होती है? ऊर्जा होती है। ऊष्मा एक ऊर्जा का रूप है, मतलब ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा होती है, किसी वस्तु के गर्माहट व ठंडेपन का एहसास करवाती है। कौन? ऊष्मा। जैसे आप मान लो किसी वस्तु को गर्म है तो उसको छूकर पता थोड़ी लगाओ कि ये गर्म है या ठंडी है, तो उसके दूर से ही उसका पता लग जाता है कि ये ऊष्मा के कारण क्या है? गर्म है। और ताप क्या था? ताप था जो गर्माहट और जो ठंडेपन था उसके बीच का अंतर था, उसका पता लगाते थे कि ये वस्तु गर्म है या ठंडेपन है, उसका पता लगा सकते थे। इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं? एहसास कर सकते हैं। तो ऊष्मा का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है? जूल। ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल होता है और सीजीएस में क्या होता है? कैलोरी। ये ध्यान रखना, ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल और सीजीएस कैलोरी। देखिए, जूल और सीजीएस में क्या अंतर है उसके बारे में, या इनके बीच क्या संबंध है उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो आपके एक कैलोरी होता है उसमें 4.186 जूल होता है। कितना? 4.186 जूल, जिसको मैं 4.2 जूल लिख सकता हूँ। अगर किलो कैलोरी की बात करें कि एक किलो कैलोरी में कितने जूल होते हैं, तो इसी मान को किससे गुणा करवा देंगे? 1000 से। और जब 1000 से गुणा करवा देंगे तो ये पॉइंट हट जाएगा और मान कितना आ जाएगा? 4186 जूल। और एक जूल में अगर पूछ लिया जाए उल्टा कि कैलोरी कितना होता है, तो एक जूल में आपको कैलोरी निकालना है तो एक में आप किसका भाग दोगे? 4.2 का। तो आपके सामने कितना जाएगा? 0.24 कैलोरी। ये इम्पोर्टेंट मान है, यहाँ से सीधे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि एक कैलोरी में कितना जूल होता है, एक किलो कैलोरी में कितना होता है और एक जूल में कितनी कैलोरी होती है। हम देख लेते हैं यहाँ पे ऊष्मा का जो अच्छा चालक होता है पारा, Hg। सबसे अच्छा होता है आपका क्या? चांदी, जो विद्युत धारा का भी होता है और ऊष्मा का भी होता है। सर्वोत्तम या सबसे अच्छा चालक चांदी, और उसके बाद क्या आता है आपका? पारा। और ये पारा एक ऐसी है जो द्रव्य धातु के रूप में पाई जाती है, लेकिन ये ऊष्मा का क्या होती है? चालक होती है।
अब्रक, देखो अब्रक उष्मा का अच्छा चालक होती है, लेकिन ये विद्युत का क्या होती है, कुचालक होती है। मतलब अगर हम किसी दो धातुओं के मध्य इसको रख देंगे तो ये विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देगी, लेकिन उष्मा का प्रवाह अब्रक के माध्यम से हो सकता है। तो ये आपकी क्या थी, उष्मा। हम देखते हैं आगे, उष्मा का मापक यंत्र होता है उसको क्या कहते हैं, कैलोरीमीटर, और टेम्परेचर मापने का था उसको तापमापी। उष्मा वस्तु के ताप पर निर्भर करती है, ये अच्छा पॉइंट है। उष्मा वस्तु के किस चीज़ पे निर्भर करती है, ताप पे। मतलब उष्मा होती है Q, वो समानुपाती होती है किसके, T, टेम्परेचर के। मतलब टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो उस वस्तु की उष्मा भी बढ़ेगी, और अगर टेम्परेचर घट जाएगा तो उस वस्तु की उष्मा भी घट जाएगी। एक BTHU मतलब ब्रिटिश थर्मल यूनिट, जिसका मान कितना होता है, 252 कैलोरी। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन आपके रेलवे में। एक BTHU ब्रिटिश थर्मल यूनिट होता है, उसका मान कितना होता है, 252 कैलोरी। एक कैलोरी हम किसे कह सकते हैं, 1 ग्राम जल का टेम्परेचर 1 सेंटीग्रेड बढ़ाने में जो उष्मा होती है उसको हम क्या कह सकते हैं, 1 कैलोरी की। कितनी, 1 ग्राम जल को हमने 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जो भी उष्मा दी उसका मान कितना हो गया, 1 कैलोरी। एक CHU जो आपका सेंटीग्रेड हीट यूनिट होता है उसका मान कितना होता है, एक CHU में मान, ये भी आपको डायरेक्ट पूछ सकते हैं, तो 453.6 कैलोरी होता है आपका एक CHU का मान। अब हम देखते हैं उष्मा का संचरण। तो उष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना या उष्मा का स्थानांतरण करना ही क्या कहलाता है, उष्मा का संचरण कहलाता है। उष्मा का संचरण सदैव उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। ये पॉइंट ध्यान में रखना, आपको कभी भी उष्मा का संचरण निम्न ताप से उच्च ताप की ओर नहीं होगा। तो उष्मा का संचरण सदैव कैसे होगा, उच्च ताप से निम्न ताप की ओर। तो इसकी 3 विधियां होती है, चालन, संवहन और विकिरण। उष्मा संचरण की 3 विधियां हैं, तो इनके बारे में हम देख लेते हैं तीनों के बारे में। यह आपका आ गया चालन। चालन विधि होती है वो क्या होती है, बिना स्थान परिवर्तन किए पदार्थ के अणु उष्मा लेकर बगल वाले अणु को दे देते हैं तो वस्तु पूरी गर्म हो जाती है, उसको क्या कहा जाता है, चालन। जैसे आपने देखा होगा घर पे जो आपके चिमटा होता है, चिमटा क्या होता है, जिससे उसको उष्मा मिलती है तो उसके जो बगल अणु होता है वो अपने बगल वाले अणु को उष्मा देता रहता है और वो चिमटा पूरा गर्म हो जाता है। तो उष्मा की कौन सी विधि हो गई, चालन विधि। उदाहरण जैसे समस्त ठोस धातु होती है वो, और आपके पारा होता है, उसमें उष्मा की कौन सी विधि कार्य करती है, चालन विधि। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से ध्यान रखना। संवहन विधि, इस विधि में पदार्थ के अणु उष्मा पाकर अपना स्थान छोड़ सकते हैं। इस विधि में क्या होता है, पदार्थ के अणु होते हैं वो उष्मा पाकर अपना स्थान छोड़ देते हैं तथा उन कणों के स्थान पर निम्न ताप वाले अणु स्थान ग्रहण कर लेते हैं। वो कौन सी विधि होती है, संवहन विधि। देखिए इसके बारे में आपको तीनों विधियों के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ये रहा आपका उष्मा का संचरण। ये यहाँ से आग जलाई जा रही है तो यहाँ से आपकी क्या निकल रही है, ये उष्मा निकल रही है, या आपके उष्मा निकल रही है। तो ये जो उष्मा क्या हुआ, इस बर्तन को दी गई और इस बर्तन के द्वारा, ये कोई धातु थी ठोस, इस बर्तन को आप दोगे तो ये बर्तन पूरा गर्म हो जाएगा। गर्म हो जाएगा तो ये हैंडल भी क्या होगा, गर्म हो जाएगा। तो ये तो कौन सी हो गई, चालन विधि। यहाँ से इसने उष्मा प्राप्त की, बगल वाले अणु को देते देते यहाँ तक आपकी कौन सी हो गई, चालन। इसीलिए जो आपके गर्म करने के लिए, पानी गर्म करने के लिए या चाय बनाने के लिए जो भी बर्तन उपयोग किए जाते हैं उसमें प्लास्टिक का हैंडल लगा होता है, इस चालन विधि के कारण ही। क्योंकि ये पूरा जो भी बर्तन धातु होती है वो क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। किस विधि से, चालन विधि से। दूसरा हम बात करते हैं अभी संवहन की। संवहन विधि में क्या होता है, यहाँ से उष्मा मिली धातु को, बर्तन को, और बर्तन ने उष्मा दी जो इसमें जल, चाय जो कुछ भी था उसके अणु को, और उस अणु ने यहाँ से उष्मा प्राप्त की। उच्च उष्मा प्राप्त करके किस ओर चले जाते हैं, निम्न ताप की ओर। और जो ऊपर वाले निम्न ताप वाले अणु होते हैं वो किधर चले जाते हैं, वापिस यहाँ पे, और यहाँ से वापिस उष्मा ग्रहण करते हैं, ऊपर चले जाते हैं। ये सर्किट ऐसे बना होता है। और ये उष्मा का कौन सी विधि संचरण हो जाता है,
सेवन द्वारा। तो ये ऊष्मा का क्या हो गया, सेवन। और विकिरण आप जानते हो, ये जो विकिरण किरणें निकलती है जिससे हम पास में बैठे रहते हैं तो हमको भी क्या होती है, ऊष्मा महसूस भी होती है, गर्मी सी महसूस होती है। वो कितनी विकिरण, जैसे आपका सूर्य का जो प्रकाश होता है या जो सूर्य की ऊष्मा होती है, ऊष्मा पृथ्वी तक पहुंचती है, वो किस माध्यम से पहुंचती है, ऊष्मा के विकिरण विधि के माध्यम से। और आपको मैं दिखा देता हूँ ऊष्मा का संचरण। ये देखिए आप, ये आपका ऊष्मा है, ये चालन विधि दी गई है। इसमें ये क्या है, गर्म सिरा, और ऊष्मा का संचरण इधर उच्च ताप है, इधर उच्च ताप से कैसे हो रहा है, निम्न ताप की ओर। ये गर्म सिरा है, धीरे धीरे ये बगल वाले अणु इसको देते रहेंगे ऊष्मा, और ये आपका जो सिरा है वो पूरा क्या हो जाएगा, ये वस्तु गर्म हो जाएगी। ये आपकी चालन। ये सेवन, जैसे इसने क्या किया, ऊपर वाला ठंडा सिरा था और ये नीचे आया, ऊष्मा प्राप्त की और वापस ऊपर चला गया, और वापस ठंडे वाला नीचे आया और ऊष्मा प्राप्त की और ऊपर चला गया। इसीलिए आप कई बार इस विधि में देखते भी हो, जैसे आप इलेक्ट्रिकल रॉड द्वारा आप अगर पानी गर्म करते हो तो क्या होता है, नीचे का पानी लगभग ठंडा रह जाता है। हम तो क्या सोचते हैं कि पानी गर्म हो गया है, लेकिन वो पानी गर्म ना होकर नीचेला जो स्तर होता है वहाँ पे क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है, क्योंकि वो जो नीचे वाला स्तर होता है वो नीचे रह जाता है, और ऊपर वाले जो अणु है वो रोड के पास जाते हैं और उच्च तापमान ग्रहण करते हैं, और ग्रहण करके वापस ऊपर चले जाते हैं। जैसे ये रोड लगा दी, यहाँ से इन्होंने ये ऊपर चले जाएंगे, लेकिन जो ये निचला सिरा बचेगा ये क्या हो जाएगा, ठंडा रह जाता है। तो ये कभी कभी हमारे साथ विश्वासघात भी हो जाता है सर्दियों के दिनों में। ये आपके विकिरण विधि से आप ये देख सकते हो, कभी ये आपके घर में ऐसी आकृति बनता ही है, अगर रूम में अंधेरा होता है तो अगर कहीं से भी छिद्र मिला तो यह आपके क्या हो जाएगी, ऊष्मा होगी, वो छिद्र के माध्यम से हम रूम में आएगी। और ये आपके जैसे मान लो यहाँ सूर्य है, और सूर्य से जो आपके पृथ्वी तक ऊष्मा पहुँचती है वो किस विधि द्वारा पहुँचती है, विकिरण विधि द्वारा। तो आइए हम इसके उदाहरण देख लेते हैं। ऊष्मा की चालन विधि हमने देखी और सेवन देखी, और विकिरण विधि हम देखते हैं। विकिरण विधि के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो हम चर्चा कर रहे थे ऊष्मा की जो आपकी सेवन विधि थी उसके बारे में, सेवन और विकिरण विधि। तो सेवन विधि आपको मैंने परिभाषा बताई थी। इस विधि में पदार्थ के अणु ऊष्मा पाकर अपना स्थान छोड़ देते हैं तथा उन स्थान के कणों पर निम्न ताप वाले अणु अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं। ये प्रक्रिया आपके पूरी चलती रहती है। हम देखते हैं सेवन विधि के उदाहरण। गर्मियों में तालाब का पानी ठंडा व सर्दियों में गर्म होना। तो गर्मियों में तालाब का पानी क्या होता है, ठंडा हो जाता रहता है, और सर्दियों में क्या रहता है, गर्म रहता है। गर्मियों में क्या होता है, तालाब में पानी ये ठंडा क्यों रहता है उसके बारे में हम देख लेते हैं कि गर्मी में जब ऊपर से विकिरण विधि के द्वारा क्या होता है, सूर्य से उसको ऊष्मा प्राप्त होती है, और ऊष्मा प्राप्त होके क्या होता है, जब गर्मियों में वो पानी होगा वो विकिरण विधि से क्या होगा, गर्म होगा, और गर्म होकर उसका क्या होता रहेगा, वाष्पीकरण होता रहेगा। तो तालाब का पानी क्या मिलेगा हमको, ठंडा, नीचे से क्या मिलेगा हमको, ठंडा मिलेगा। वह सर्दियों में गर्म होना, सर्दियों में क्या होगा, ये हमको गर्म मिलेगा, क्योंकि सर्दियों में इतना ऊष्मा का संचरण होता नहीं है। द्रव व गैसों में ऊष्मा का संचरण केवल पारा को छोड़ के, द्रव व गैसों में ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है, सेवन विधि द्वारा। लू का चलना, गर्मियों के दिनों में जो लू चलती है वो आपके सेवन विधि द्वारा। मानसूनी हवाओं का चलना सेवन विधि द्वारा। पानी का गर्म होना, ये आप करते हो डेली, पानी का गर्म होना। ये देखो हमारे जनरल कार्य से जुड़े हुए उदाहरण है, लेकिन हम इसके बारे में चर्चा करते नहीं है। बल्बों में ऊष्मा का संचरण अक्रिय गैस के कारण, मतलब अक्रिय गैस भरी हुई होती है, जैसे नाइट्रोजन गैस हो, तो ऊष्मा का संचरण किसके द्वारा होता है, सेवन विधि द्वारा। और पृथ्वी का वायुमंडल का गर्म होना वो भी किस विधि द्वारा होता है, आपका सेवन विधि द्वारा। अगला हम देख लेते हैं विकिरण विधि। इस विधि में क्या होता है,
इस विधि में ऊष्मा का संचरण हेतु माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। इस विधि के संचरण के लिए किसी भी प्रकार का बीच में इसको संचरण होने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। जैसे सूर्य से ऊष्मा का पृथ्वी तक पहुंचना, सूर्य से आपकी जो ऊष्मा है वो पृथ्वी तक पहुंचती है किस विधि द्वारा? विकिरण। रेगिस्तान में रातें ठंडी व दिन गर्म होना, रेगिस्तान की रातें क्या होती है? ठंडी, और दिन क्या होते हैं आपके? गर्म होते हैं। क्योंकि कोई भी वस्तु है वो जितना ऊष्मा का अवशोषण करेगी, वो अवशोषित करेगी, उसका उत्सर्जन भी उतना ही करेगी, मतलब उससे अधिक ही करेगी। ये आपका हो गया। ये आपके बादलों वाली रातें अधिक गर्म होना, क्या होता है कि जब बादल आ जाते हैं तो ये मान लो पृथ्वी धरातल है, सूर्य से किरण आई, ये यहाँ से टकरा के उस अवशोषित होती है, फिर ये वापस इसको उत्सर्जित करती है, ये वापस चली जाती है। तो ये वापस बादल क्या होते हैं? बादल छा जाते हैं, तो ये वापस वायुमंडल में इसको जाने नहीं देते, और वो वापस ऊष्मा कहाँ पे आती है? पृथ्वी तल पे। तो हमारे जो वायुमंडल होगा वो क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। इसीलिए बादलों वाली रातों का अधिक गर्म होना। आगे हम चर्चा करते हैं ऊष्मा की, जो विशिष्ट ऊष्मा उसके बारे में। उससे पहले हम पॉइंट पढ़ लेते हैं। ऊष्माधारिता किसे कहते हैं? ऊष्माधारिता जिसका प्रतीक क्या होता है? एस होता है, और विशिष्ट ऊष्मा का सी। तो देखिए ऊष्माधारिता किसे कहते हैं? किसी वस्तु को दी गई ऊष्मा की वह मात्रा जो उसके ताप में एकांक परिवर्तन लाने के लिए अवशोषित की जाती है। मतलब ऊष्मा को धारिता मतलब धारण करना क्या कहलाता है आपका? उस वस्तु की ऊष्माधारिता कहलाती है। जैसे उदाहरण के लिए आप देख लो, एक वस्तु का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाने के लिए जो आवश्यक ऊष्मा की मात्रा होती है वो ऊष्मा की क्या कहलाती है? धारिता। यहाँ पे केवल क्या है, कोई भी वस्तु उसका द्रव्यमान कितना ही हो लेकिन उसका टेम्परेचर कितना बढ़ाना हो? 1 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उसके लिए जो आवश्यक ऊष्मा की मात्रा होगी वो ही क्या कहलाती है? आपकी ऊष्माधारिता। या आपकी यदि वस्तु का द्रव्यमान m है और जो परिवर्तित टेम्परेचर ताप की वृद्धि करना वो, और ऊष्मा की मात्रा आपकी आ गई जो परिवर्तित ऊष्मा, ये डेल्टा किसका होता है? परिवर्तित का प्रतीक होता है। तो ऊष्माधारिता बराबर क्या हो जाएगा? डेल्टा क्यू बटा डेल्टा टी। यहाँ पे क्योंकि द्रव्यमान मैंने आपको बताया था, द्रव्यमान का प्रयोग नहीं किया जाता। ऊष्माधारिता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है आपका? जूल प्रति सेंटीग्रेड अथवा कैलोरी प्रति सेंटीग्रेड। यह आपका ऐसा ही आ गया, और ये आपका सीजीएस में आ गया, जूल प्रति डिग्री सेंटीग्रेड और जूल प्रति डिग्री कैलोरी प्रति सेंटीग्रेड। अब हम देख लेते हैं विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट। इसका जो प्रतीक होता है वो क्या होता है आपके? सी। क्या होता है? सी। विशिष्ट ऊष्मा को सी से लिखा जाता है। जब हम किसी वस्तु को किसी ताप पर गर्म करते हैं तो वस्तु का ताप बढ़ जाता है, बढ़ता है, ये तो निश्चित है। जब हम किसी वस्तु को किसी ताप पर गर्म करते हैं तो वस्तु का ताप बढ़ जाता है, अर्थात वस्तु को गर्म करने के लिए दी गई जो आवश्यक ऊष्मा होती है, ऊष्मा की मात्रा होती है, वो आपके वस्तु के द्रव्यमान तथा ताप में हुई वृद्धि और इसके दोनों की क्या होता है? अनुक्रमानुपाती या समानुपाती। अनुक्रमानुपाती और समानुपाती एक ही चीज है, ये दोनों एक ही होती है। तो जो आपके m अगर कोई वस्तु का द्रव्यमान है, उस वस्तु को q ऊष्मा देने पर उसके टेम्परेचर में परिवर्तित t मान में जो बदलाव आता है वही आपकी क्या कहलाती है? विशिष्ट ऊष्मा। जैसे आप बोल सकते हो कि 1 kg वस्तु का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने के लिए दी गई ऊष्मा ही क्या कहलाती है? आपकी विशिष्ट ऊष्मा। तो ये आपका आ गया q समानुपाती m गुणा परिवर्तित t। यहाँ से इसको मैं यहाँ समानुपाती का चिन्ह हटाऊंगा, तो समानुपाती का चिन्ह हटाते ही क्या आ गया? सी। सी एज क्या है आपका? नियतांक। सी क्या है आपका? नियतांक, जो किसको दर्शाता है? विशिष्ट ऊष्मा को। सी क्या आपका? नियतांक, जो कि विशिष्ट ऊष्मा को प्रदर्शित करता है। तो आपकी क्या हो गया? सी गुणा एम जो वस्तु का द्रव्यमान है और आपका परिवर्तित टेम्परेचर, जहाँ सी ए क्या है? नियतांक, जिसे वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? जैसे हम सी को बाहर लेंगे तो ये क्यू कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो क्या हो जाएगा? क्यू बट्टा एम परिवर्तित टी, या इसको आप डेल्टा से लिख दो। ये आप क्या आ गया? सी बराबर क्यू बट्टा एम गुणा परिवर्तित टी।
जल की जो विशिष्ट ऊष्मा, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, जल की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है? 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। किस में? कैलोरी में। इसको जूल का मान अलग होता है, क्योंकि आपको पता है 1 कैलोरी में जूल होता है, आपको मैंने पहले भी बताया था, 1 कैलोरी में जूल 4.186 जूल होता है। तो इसका ध्यान रखना। जल की विशिष्ट ऊष्मा 1 होती है, कहाँ पर? जहाँ पर आपका मात्रक आगे क्या दिया हुआ मिले? कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। तो आइए हम चर्चा कर लेते हैं इस 1 कैलोरी के बारे में कि ये कैसे निकलती है। यदि m वस्तु का द्रव्यमान क्या हो? 1 ग्राम हो, और आपके वस्तु का टेम्परेचर कितना बढ़ाना हो? 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना हो, तो C बराबर क्या होता है? Q हो जाता है। ये दोनों मान क्या हो जाए? 1/, क्योंकि आपको पता है Q अगर मैं आपको दे दूँ ऊष्मा, मैंने आपको ऊष्मा दे दी 8.4 जूल, ये दे दी, या कैलोरी में दे दी, जिसमें भी दे दी, बट्टा अगर इसका द्रव्यमान 1 है तो 1 गुणा परिवर्तित मान 1, इसका इसमें 1 में भाग देंगे, कोई बदलाव नहीं आएगा, तो C आपके किसके बराबर हो जाएगा? Q के बराबर। अर्थात विशिष्ट ऊष्मा को हम इस प्रकार भी परिभाषित कर सकते हैं। देखो मैंने पहले भी ये बता दिया था कि किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा, ऊष्मा की वह मात्रा है जो उस पदार्थ के एकांक मतलब इकाई द्रव्यमान के ताप में एकांक इकाई वृद्धि करने के लिए आवश्यक होती है, वो क्या कहलाती है? विशिष्ट ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा का आपका SI मात्रक जूल प्रति किग्रा केल्विन। आपके ये तो आ गया SI, अथवा CGS में क्या होता है? किलो कैलोरी प्रति किग्रा डिग्री सेंटीग्रेड। और आपके ये होता है इसका छोटा परिवर्तित रूप कैलोरी प्रति ग्राम। किलो कैलोरी को किस में बदल दिया? कैलोरी में, किग्रा को ग्राम में प्रति सेंटीग्रेड। और आपको भी यही दिया गया था मान कि जल की, देखो मैं एक बार और दिखा देता हूँ आपको, जल की विशिष्ट ऊष्मा कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपकी जल की ऊष्मा बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला हम देख लेते हैं, ये जल की जो विशिष्ट ऊष्मा है वो देखो अब यहाँ पे किस में दी गई है? जूल में। तो जिसकी विशिष्ट ऊष्मा जूल में कितनी हो जाएगी? वो कैलोरी में दी, तो 4.186। देखो ये मान परिवर्तित हो रहा है, जूल और कैलोरी के बीच संबंध दर्शा रहा है। 4.186 जूल प्रति ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। और बर्फ की विशिष्ट ऊष्मा, ये भी आपको याद रखना है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। बर्फ, जो आपकी बर्फ होती है उसकी विशिष्ट ऊष्मा 0.5 कैलोरी प्रति ग्राम कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। ये किसकी हो गई? बर्फ की। तो ये आपको जल की विशिष्ट ऊष्मा और बर्फ की विशिष्ट ऊष्मा पूछी जाती है। अब आपके लिए कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसका जवाब ज़रूर देना कि विशिष्ट ऊष्मा होती है वो सबसे अधिक किसकी होती है? मतलब किस धातु की आपकी जो विशिष्ट ऊष्मा होती है वो सबसे अधिक होती है? तो कमेंट बॉक्स में आप जवाब ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। और सबसे कम, ये दोनों आपको ध्यान में रखना होगा कि सबसे कम विशिष्ट ऊष्मा किस धातु की होती है और सबसे ज़्यादा विशिष्ट ऊष्मा किस धातु की होती है। कमेंट बॉक्स में आप जवाब ज़रूर दिएगा। और जो अगर आपको नहीं आएगा तो मैं कल ये अगली क्लास में आपको बता दूंगा। कल हम बात करेंगे गुप्त ऊष्मा की, जो आपकी गुप्त ऊष्मा होती है उसके बारे में, और ऊष्मा गतिकी के नियमों के बारे में हम पढ़ेंगे।